हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कैश बुक के बारे में, यानी सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक किस तरह से प्रिपेयर होगी वो हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। इसके साथ में ही हमने कैश बुक के जो टाइप्स थे वो तीनों टाइप्स हमने कैश बुक के उधर देख लिए, है ना। तो अब हमने फर्स्ट कैश बुक जो थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब हम अगला टॉपिक जो है अपना या अगला टाइप जो है हमारे कैश बुक का वो डिस्कस कर लेते हैं आज, कि सेकंड टाइप कौन सा है। और वो सब आपको पता ही है, सेकंड टाइप कौन सा है हमारा, टू कॉलम कैश बुक। कौन सा है? टू कॉलम कैश बुक। इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी। टू कॉलम कैश बुक क्या होती है? वो कैश बुक जिसके अंदर कैश और बैंक इन दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो कहलाती है अपनी टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं इसको। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टू कॉलम कैश बुक ऐसी कैश बुक है जो आपकी कैश बुक और पासबुक दोनों का काम करती है। पासबुक क्या? वो जिसके अंदर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और वो बैंक मेंटेन करता है ना। होती है हमारे पास में, लेकिन उसमें एंट्री जो होती है वो बैंक करता है। तो पासबुक का काम भी करती है ये कैश बुक और कैश बुक का काम भी करती है। इट मीन्स इसके अंदर कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो हमारी कहलाती है टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। जैसा कि इसका नाम है टू कॉलम या डबल कॉलम, तो इसके अंदर अमाउंट के जो कॉलम होंगे वो भी दो होंगे, यानी डेबिट साइड में भी अमाउंट के दो कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के दो कॉलम होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा कैश और दूसरा बैंक। ठीक है, तो फॉर्मेट देख लेते हैं इसका किस तरह से प्रिपेयर होगी कैश बुक जो हमारी वो। तो फॉर्मेट है हमारा इसका डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर ले लेते हैं हम इधर, फिर हमारा एलएफ का कॉलम हो जाएगा एक, फिर उसके बाद अमाउंट के होंगे दो कॉलम, एक तो होगा हमारा कैश का और एक होगा बैंक। ठीक है, तो ये दो कॉलम हमारे अमाउंट के हो जाएंगे, कैश और बैंक के। फिर इसके बाद में सेम कॉलम इस तरफ भी आ जाएंगे हमारे, यानी डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और कैश और बैंक दो अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, इस साइड वाले को डीआर साइड बोलते हैं, इधर वाली साइड को हम सीआर साइड बोलते हैं। ये हो गई हमारी सीआर साइड, ये हो गई हमारी डीआर साइड। कंप्लीट फॉर्मेट सभी को समझ में आ गया। बात वही है सेम जैसा हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखा था, वैसे ही हमारे को टू कॉलम कैश बुक के अंदर भी एंट्री करनी है। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक के हमने अंदर क्या लिखा था? ओपनिंग बैलेंस जो था हमने वो ओपनिंग बैलेंस लिखा था। किस नाम से? टू बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से लिखा था हमने? टू बैलेंस बीडी के नाम से। उसी तरह से इसके अंदर भी हम ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। अब मेन बात आती है ये कि सिंगल कॉलम कैश बुक जो थी उसमें केवल हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया था, यानी उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन को हमने नहीं लिखा था। इसके लिए वहां पर जो बैलेंस था वो भी हमारे पास सिंगल बैलेंस ही था कैश का, लेकिन यहां पर कैश और बैंक दोनों है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को ये चीज पता है, मैंने पहले भी बताई थी कि कैश बुक का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डीआर ही होता है। कैश बुक का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डीआर ही होता है, लेकिन बैंक जो है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस डीआर भी हो सकता है और सीआर भी हो सकता है। अब ये भी आपको पता है कि कैश बुक का डीआर बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि हमारी पॉकेट में जितना, कैश बुक क्या है हमारे एक तरह से हमारा वॉलेट है, हमारे वॉलेट में जितने रुपए होंगे हम उतना ही एक्सपेंसेस कर सकते हैं। एक्सपेंसेस करने का मतलब पेमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि उधार पर ले सकते हैं कोई भी, लेकिन जितना हमारे वॉलेट में कैश है हम उतने ही पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस डीआर ही होता है, यानी जितना आपके पास है उतना ही खर्च करोगे, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं हो सकता, इसलिए डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन बैंक में क्या है कि बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस के जो अकाउंट होते हैं, यानी करंट अकाउंट जो होता है बिजनेस का, बैंक उस पर एक फैसिलिटी और देता है, जो कि आपके बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। पता है सभी को क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? कि जितना अमाउंट आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट पड़ा है
आप उससे ज्यादा अमाउंट भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये जो बैंक फैसिलिटी देता है, इसी फैसिलिटी को कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा कि जितना आपका अमाउंट डिपॉजिट था उससे जितना ज्यादा अमाउंट आपने विड्रॉल किया वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसलिए बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो आप कैश का तो ऑलरेडी हमेशा यहीं पर आएगा। बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है जो कि बैंक बैलेंस के नाम से या कैश एट बैंक के नाम से दे रखा होगा तो आपको इस तरफ लिख लेना है। लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो इस तरफ आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और यहां बैंक का बैलेंस जो है वो लिख लेना है। कब? जब आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो बैंक का। कैश का तो नहीं होगा, कैश हमेशा इधर ही आएगा डेबिट में, लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो इस तरफ लिखना है, डेबिट बैलेंस है तो इस तरफ लिखना है। डेबिट बैलेंस दे रखा होगा कैश एट बैंक के नाम से, और क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। किस नाम से? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। या आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हो सकता है, बैंक बैलेंस ब्रैकेट में लिख दे सीआर, तो सीआर है तो इधर लिख लेना, डीआर हो तो उधर लिख लेना। तो ये तो हो गया हमारा काम बैलेंस लिखने का। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। फिर सेकंड नंबर पर आता है हमारा रूल कि कैश बुक में एंट्री का रूल क्या है। तो वो जो आपने रूल पहले देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर, सेम रूल इधर भी है। यानी कैश जब रिसीव होगा, यानी बिजनेस के अंदर कैश जब आएगा, रिसीव होगा, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, और जब कैश का पेमेंट होगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यही रूल है। तो यही रूल यहां पर भी है। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। अब जैसे बैंक का भी इसमें कॉलम है तो बैंक के ट्रांजेक्शन भी लिखने हैं, तो उसके लिए भी सेम फंडा है। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट आता है, यानी बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो इस तरफ लिखेंगे डेबिट में, और अगर बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो इस तरफ लिखेंगे। यानी अगर किसी भी तरह की कोई रिसिप्ट है जो डायरेक्ट बैंक में आ रही है, डेबिट साइड में लिखना है। कोई भी पेमेंट जो बैंक से हो रहा है या चेक के थ्रू हो रहा है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, बैंक के ट्रांजेक्शन सारे मतलब चेक के थ्रू ही होंगे। जैसे चेक डिपॉजिट करवाया, चेक विड्रॉल किया, चेक से किसी को पेमेंट किया, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन पेमेंट में चेक से यूज लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको अमाउंट जो है बैंक में लिखना है। कैश से कर रहे हैं तो कैश में लिखना है। सेम चीज यहां पर भी है, कैश रिसीव हो रहा है कैश के कॉलम में लिखेंगे, चेक रिसीव हो रहा तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये जनरल रूल हो गया अपना। अब मेन बात आती है हमारी कि जैसा कि हमने पढ़ लिया कि भाई पैसा आ रहा है इस तरफ लिखने, पैसे जा रहे हैं इधर लिखने, चेक आ रहा है तो इधर लिखना है, चेक जा रहा है तो इस तरफ लिखना है। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या कहें हम, ये कह सकते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है हमारे पास में। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो डेबिट साइड में भी आते हैं और क्रेडिट साइड में भी आते हैं। क्या? ऐसे ट्रांजेक्शन जो डेबिट साइड में भी लिखते हैं और क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं, एक ही सिंगल ट्रांजेक्शन को दोनों तरफ लिखा जाता है, वो कहलाते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो जैसा अभी जनरली हम क्या कर रहे थे, सिंगल ट्रांजेक्शन है तो एक ही साइड में लिखता था, या तो डेबिट साइड में आता था या क्रेडिट साइड में आता था। लेकिन अब दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो डेबिट में भी आते हैं और क्रेडिट में भी आते हैं। उन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस। अब वो दो ट्रांजेक्शन कौन से हैं ऐसे जो इधर भी लिखे जाते हैं और इधर भी लिखे जाते हैं? तो देखिए, वो ऐसे दो ट्रांजेक्शंस हैं जिनके अंदर कैश अकाउंट भी अफेक्ट होता है और बैंक अकाउंट भी अफेक्ट होता है। कौन से दो ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं? जनरली हम क्या होता है, एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है, या तो कैश अफेक्ट होता है या बैंक अफेक्ट होता है। लेकिन वो ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होता है और इन दो के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं होता है या तीसरा अकाउंट अफेक्ट नहीं होता है। तो वो दो ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं? एक ट्रांजेक्शन तो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया। और दूसरा ट्रांजेक्शन है, मैं इस तरफ लिख लेता हूं, दूसरा ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। क्या है दो ट्रांजेक्शन? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सॉरी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। या ये भी हो सकता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या फॉर बिजनेस पर्पस, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनमें कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होता है। जनरल एंट्री आपने सभी ने पढ़ी है। इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे इस ट्रांजेक्शन की? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या जनरल एंट्री होती है इसकी? क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है जनरल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
और इस ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होती है? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो सीधी सी एंट्री होती है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए इस एंट्री के अंदर केवल कैश और बैंक का ही नाम आया और तीसरा नाम कुछ भी नहीं आया, और दोनों कैश और बैंक दोनों अकाउंट आ रहे हैं। ये दोनों ट्रांजेक्शन कहलाते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। अब समझना है हमारे को कि इन कॉन्ट्रा एंट्रीज को हमारे को कैश बुक के अंदर किस तरह से लिखना है, क्योंकि मैंने कहा दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो दोनों तरफ आएंगे, डेबिट में भी आएंगे और क्रेडिट में भी आएंगे। इन दोनों के अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो केवल सिंगल साइड में आएंगे, या तो डेबिट साइड में आएंगे या फिर क्रेडिट साइड में आएंगे, लेकिन ये दोनों तरफ आएंगे। अब समझते हैं ये दोनों तरफ कैसे जाएंगे। पहले बात करते हैं हम इस ट्रांजेक्शन की, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जनरल एंट्री रफ में करके देख लेना है ना, स्टार्टिंग है इसलिए। एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपको पता है इस तरफ कौन सा आइटम लिखे जाते हैं, टू वाले जितने भी आइटम है वो लिखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो आप इस तरफ लिख लेंगे टू कैश अकाउंट। क्या लिख लेंगे, टू कैश अकाउंट इस तरफ, तो बचा क्या बैंक, तो आप रिवर्स साइड में लिख लेंगे इस तरफ बाय बैंक अकाउंट। समझ में आया क्या करना है? ये एंट्री मैंने इसको अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो टू वाला टू साइड में लिख दिया कैश, बाय वाला बाय साइड में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है इनके सामने एलएफ के कॉलम के अंदर, किधर, एलएफ के कॉलम में इन ट्रांजेक्शन के सामने लिखना है आपको सी, और इस तरफ भी लिखना है एलएफ के कॉलम में सी। सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, यानी ये वो ट्रांजेक्शन है जो दोनों तरफ आ रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो रही जिसकी, तो एलएफ के कॉलम में सी लिख देंगे। फिर आता है अमाउंट की बात, कि अमाउंट किधर लिखना है, तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, यहां लिखा है आपने टू कैश अकाउंट, ध्यान से समझिएगा इसको, यहां लिखा है टू कैश अकाउंट, तो अमाउंट आप लिखोगे बैंक के कॉलम में। क्या लिखा था, कैश लिखा था ना, तो अमाउंट रिवर्स यानी बैंक के कॉलम में लिखना है। यहां लिखा है बैंक, तो अमाउंट कैश के कॉलम में लिखना है। समझ में आया? ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि कैश बुक जो है वो एक तरह से कैश अकाउंट ही है, और आप ये जनरल से लेजर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, उसमें टू कैश लिखते हैं। बैंक अकाउंट बनाते हैं टू कैश लिखते हैं, रिवर्स वाला लिखते हैं, तो मैंने टू कैश लिख दिया। और जो अमाउंट हम लिखते हैं वो एक सिंगल कॉलम ही होता है उसके अंदर, तो हम बना कौन सा रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब कॉलम भी कौन सा होगा, बैंक वाला होगा। तो देखिए मैंने बैंक के कॉलम में लिख दिया इसको, आया समझ में? वही चीज अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रिवर्स वाला यानी बाय बैंक, ये बाय बैंक लिखा। अकाउंट कौन सा बना रहे, कैश अकाउंट, तो अमाउंट का कॉलम भी कैश का ही होगा, तो ये कैश के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको, या तो आप जनरल एंट्री ट्रांसफर करते हो उस हिसाब से समझिए, या फिर मैंने आपको तरीका बता दिया, टू कैश वाला टू में लिखना है, बाय वाला बाय में लिखना है। कैश लिखा है तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, बैंक लिखा है तो कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। इस तरह से अपने को अमाउंट जो है वो शो करना है। ये एक एंट्री ट्रांसफर हो गई। चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। एंट्री हो रही है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मैंने कहा था टू वाला टू में लिख देंगे, क्या है टू में बैंक, तो इस तरफ हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। एलएफ के कॉलम में सी लिख देंगे, बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश के कॉलम में, बाकी बच रहा है बाय कैश, इस तरफ लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। कैश लिखा है इधर सी लिख देते हैं, कैश लिखा है तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख देंगे। आया समझ में? तो ये दोनों ट्रांजेक्शन होंगे और इनको इस तरह से अपने को कैश बुक के अंदर ट्रांसफर करना है। क्लियर? तो देखिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करनी है, कहां लिखना है, क्या लिखना है, ये मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी है। आप चाहें तो इनको नोट कर लें दोनों एंट्रीज को वीडियो पोस्ट करके। ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है और ये एंट्री होती है, इस तरह से इनको ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, एक टॉपिक क्लियर अपना इसके अंदर। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप वीडियो पोस्ट करके ये रिकॉर्ड कर लेना एंट्री किस तरह से कहां लिखनी है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री का फंडा। अब एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इस टॉपिक से रिलेटेड टू कॉलम कैश बुक से, वो है, ध्यान से समझिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो भी और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट भी है उसका। एक तो हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि जब अपने को कोई चेक रिसीव होता है,
जब अपने को कोई चेक रिसीव होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस चेक को उसी दिन बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दें। क्या बोला मैंने? जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है ये जरूरी नहीं है कि आप उस चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दें। हो सकता है उस चेक को आप 2 दिन बाद डिपॉजिट करवाएं, क्योंकि देखिए बैंक में हॉलीडेज भी होते हैं, बिजनेस में कोई हॉलीडे नहीं होता है। यानी अगर आपको चेक सैटरडे शाम को रिसीव हुआ है तो क्या आप सैटरडे को उसको चेक में डिपॉजिट करवा सकते हो क्या बैंक में? ऑब्वियस बात है, बैंक बंद हो जाते हैं, नहीं करवा सकते। फिर नेक्स्ट डे होता है हमारा संडे, संडे को बैंक क्लोज, संडे को बैंक चेक डिपॉजिट नहीं हो सकता। सपोज कीजिए मंडे को भी कोई ऐसा हॉलीडे आ गया जिसकी वजह से बैंक बंद है, तो फिर डिपॉजिट नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, 3 दिन तक चेक हमारे पास में पड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा इसका ट्रांजेक्शन का जो वो दिक्कत रहती है कि भाई हमारे को चेक रिसीव तो हो गया लेकिन हमने उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो क्या मैं उस चेक का अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, क्योंकि वो चेक तो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बैंक में तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं। और अगर मैं उसको बैंक में लिख दूंगा और अगर इन 3 दिनों में मैंने अपना बैलेंस चेक कर लिया, कैश बुक का और बैंक का और मेरी कैश बुक का, तो उस केस में क्या होगा, मेरा बैलेंस मैच नहीं होगा। फिर मैं टेंशन में आ जाऊंगा, अरे ये क्या हो गया, बैंक में तो पैसे कम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं पैसे कम, मैंने तो चेक डिपॉजिट करवाया था लेकिन ये हुआ ही नहीं। फिर आपको बाद में पता करना पड़ेगा यार ये 10,000 का चेक तो अभी तक अपने कैश काउंटर में ही पड़ा हुआ है, गल्ले पर ही पड़ा हुआ है, हमने तो जमा ही नहीं करवाया उसको। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अब उनका क्या सोल्यूशन है, कैश बुक में उन ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, समझते हैं। सपोज कीजिए आपको आज, जैसे डेट है आज अपनी, क्या डेट है आज, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को एक बंदा है नवीन, सपोज नवीन है, उसने आपको एक चेक दिया है 10,000 रुपीज का। बस ये ट्रांजेक्शन दे रखा है, चेक रिसीव फ्रॉम नवीन रुपीज 10,000 ऑन 20 अक्टूबर 2019। ठीक है, सॉरी 20, ये चेक रिसीव हो गया उससे। अब आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि चेक को आपने क्या किया, डिपॉजिट करवाया है या नहीं करवाया है। क्या है, क्वेश्चन में आगे नहीं लिखा हुआ है कि चेक को आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको क्या अज्यूम करेंगे कि इसको जमा करवाया या नहीं करवाया। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए 20 अक्टूबर को आपको एक चेक रिसीव हुआ नवीन से और इसको डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको फर्स्ट काम तो ये करना है कि इस ट्रांजेक्शन के बाद के कुछ ट्रांजेक्शन आपको चेक करना है। क्या करना है, इसके बाद के ट्रांजेक्शन जो भी होंगे क्वेश्चन के अंदर आपके, उनको चेक करना है। कहीं पर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि नवीन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या कि नवीन का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, क्योंकि आज रिसीव हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज डिपॉजिट नहीं हुआ तो 1-2 दिन में तो डिपॉजिट करवाई होगा उसको। तो आगे के कुछ ट्रांजेक्शन आपको चेक कर लेने। अगर वहां पर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि नवीन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चेक इस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ, उस दिन होगा जिस दिन आपको ट्रांजेक्शन दे रखा है कि नवीन का चेक डिपॉजिट करवाया। समझ में आया? क्या करना है, ट्रांजेक्शन चेक करना है। अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, मिल जाता है तब क्या करना है। जैसे अब आगे के एक ट्रांजेक्शन है 23 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन दे रखा है नवीन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अब आप क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। जब ऐसा हो जाए कि जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ है उस दिन डिपॉजिट नहीं करवा के आपने उसको किसी और दिन डिपॉजिट करवाया, तब उस केस में क्या करना है, उस केस में 20 अक्टूबर को आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। क्या करना है, 20 अक्टूबर को कोई भी एंट्री कैश बुक के अंदर पास नहीं करनी है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसकी एंट्री जो है 23 अक्टूबर को ही पास करनी है। यानी 20 अक्टूबर को कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, 23 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्या रिकॉर्ड होगा, नवीन से चेक रिसीव हो रहा है, आपको चेक रिसीव हो रहा है मतलब आ रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास में, आ रहा है, इस तरफ लिखते हैं, यहां लिखेंगे आप टू नवीन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू नवीन अकाउंट, और अमाउंट कहां लिख देंगे, डायरेक्ट बैंक के कॉलम में। समझ में आया? 20 अक्टूबर को कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि उस दिन चेक रिसीव हुआ था और हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है। हमने उस चेक को 23 अक्टूबर को डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, तो हम 23 अक्टूबर को ही एंट्री करेंगे। यानी ये एंट्री जो होगी वो 23 अक्टूबर को होगी। टू नवीन लिखेंगे और पैसा अमाउंट डायरेक्ट बैंक के कॉलम में लिख देंगे क्योंकि वो चेक अब बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। क्लियर? एक तो ये चीज कि जिस दिन चेक रिसीव हुआ उस दिन डिपॉजिट नहीं हो रहा है, किसी और दिन हो रहा है, तो जिस दिन हुआ उस दिन नहीं एंट्री करनी है, जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है उस दिन एंट्री करनी है। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन,
अगर ये लिखा हुआ है कि नवीन चेक डिपॉजिट रिसीव नवीन चेक ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी नवीन से आपको चेक रिसीव हुआ और आपने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आपने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपको रिसीव हुआ है चेक और डिपॉजिट करा और उसी दिन एंट्री करेंगे आप 20 अक्टूबर को टू नवीन और अमाउंट डायरेक्ट बैंक के कॉलम में लिख देंगे। तो ये तो सिंपल सा फंडा है कि आपको जिस दिन चेक रिसीव हो रहा है आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसी दिन एंट्री कीजिए जिस दिन रिसीव हुआ है। नवीन मतलब पर्सन का नेम आ जाएगा जिससे रिसीव हुआ है और डायरेक्ट पैसे बैंक के कॉलम में लिख देंगे। और दूसरा केस मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन रिसीव नहीं हुआ है, मतलब जिस दिन रिसीव हुआ है उस दिन डिपॉजिट नहीं करवा के किसी और दिन करवाया है, तो जिस दिन चेक डिपॉजिट करवाया है उसी दिन एंट्री करनी है, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन एंट्री नहीं करनी है। दोनों चीज समझ में आ गई। अब जैसे इस केस में, पहले वाले केस में मैंने बोला था आज चेक रिसीव हुआ, फिर आपको आगे के ट्रांजेक्शन चेक करने हैं कि वहां चेक की कोई एंट्री है या नहीं है। अभी तो मैंने बोल दिया चेक की एंट्री है 23 अक्टूबर को आपने चेक डिपॉजिट करवाया, लेकिन अगर सपोज कीजिए आगे कोई एंट्री है ही नहीं, जैसे अभी आपने ट्रांजेक्शन लिखा कि नवीन से चेक रिसीव हुआ है 20 अक्टूबर को, फिर आगे के जो ट्रांजेक्शन है वहां कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई नवीन का चेक डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, तो अब आप क्या करेंगे। तो मैंने जैसे कहा आप यहाँ ट्रांजेक्शन है आगे चेक कीजिए, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मिल जाता है तो एंट्री करनी है, अगर नहीं मिलता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो चेक जिस दिन आया था उसी दिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। क्या अगर आगे के ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि नवीन से चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी उसका चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो चेक जिस दिन रिसीव हुआ था उसको हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो क्या करेंगे आप 20 अक्टूबर को ही एंट्री कर देंगे, यहाँ एंट्री हो जाएगी 20 अक्टूबर को ही नवीन और अमाउंट लिख लेंगे बैंक के कॉलम में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो स्टूडेंट ये दो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थे, एक तो था आपका कॉन्ट्रा एंट्री वाला और एक चेक वाला ट्रांजेक्शन जिसमें थोड़ा सा लोचा रहता है कि चेक जिस दिन आया उस दिन जमा करवाया नहीं करवाया, नहीं करवाया तो कब करवाया, जब करवाया उस दिन क्या एंट्री होगी, जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन क्या एंट्री होगी। मैंने ये सब आपको समझा दिया। अगर थोड़ा फास्ट हो गया हो ये तो थोड़ा वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लेना क्या ट्रीटमेंट करना है इसका, बाकी मैंने आपको समझा दिया। दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। चेक से अगर पेमेंट हो रहा है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट सीधा आपको जिसके लिए पेमेंट हुआ उसका नाम लिखना है और डायरेक्ट बैंक के कॉलम में लिखना है। तो पेमेंट के केस में कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है, सीधा सीधा आपको बैंक के कॉलम में लिखना है अगर चेक से पेमेंट होता है तो। लेकिन रिसीव वाला में ये जो ट्रांजेक्शन था, ट्रीटमेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर, दोनों चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं कि अगर ये तो हो गया ट्रांजेक्शन हमारे सारे रिकॉर्ड, कॉन्ट्रा एंट्री भी हमने समझ, चेक डिपॉजिट करवाने से भी रिलेटेड समझ लिया। अब आती है लास्ट बात हमारे बैलेंस कैलकुलेशन की। तो जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में कैलकुलेट किया था बैलेंस, वैसे ही इसमें भी करना है। लेकिन यहाँ होगा क्या, हमारे पास में दो अकाउंट मतलब दो कॉलम है, कैश का भी और बैंक का भी है, तो हम इन दोनों का बैलेंस भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैश के डेबिट साइड की टोटल कर लेंगे, उसमें से कैश कॉलम के क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो माइनस कर लेंगे और जो अमाउंट बचेगा वो हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। तो कैश कॉलम की टोटल कंप्लीट हो जाएगी, कैश का बैलेंस तो आ गया। फिर आता है बैंक का नंबर। तो जैसा कि मैंने कहा था बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बैंक के कॉलम की आपको टोटलिंग एक बार रफली चेक कर लेनी है कि किस साइड की टोटल ज्यादा आ रही है। तो पहले जिस साइड की टोटल ज्यादा आ रही है उस साइड की टोटल कर लीजिए। सपोज कीजिए अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई तो पहले आप टोटल कर लें, उसमें से क्रेडिट साइड वाली टोटल माइनस कर दें और जो बचे अमाउंट वो बैलेंस शीट में लिख दें। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए उसकी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा हो गई, बैंक के क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा हो गई, डेबिट साइड कम है, तो आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो इस तरफ लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से बैंक के कॉलम में और टोटल इक्वल कर देंगे इसकी। तो मेरे कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि आपको कैश और बैंक दोनों कॉलम की टोटल अलग अलग करनी है, टोटल बैलेंस भी दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना है। कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, लेकिन बैंक का डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो आपको जिस साइड की टोटल ज्यादा हो उस साइड की टोटल करनी है, डिफरेंस निकालना और बैलेंस लिख लेना है। तो आपकी 2 कॉलम कैश बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है सभी को,
समझ में आ गया ना? तो इससे रिलेटेड अब अपन एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि इसका पूरा कंसेप्ट जो आपके क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरह से हमारे को एंट्रीज को लिखना है। बाकी जो मेन दो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, चाहे वो कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड हो चाहे चेक डिपोजिशन से रिलेटेड हो। क्लियर? चलिए अभी जो था जो भी आपको नोट्स में लिखना है वो वीडियो पॉज करके लिख लें, फिर मिलते हैं अपन सेकेंड वीडियो में जिसमें अपन करेंगे सॉल्व एक दो क्वेश्चन 2 कॉलम केस बुक के। तब तक के लिए थैंक यू।